अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव स्टडीड सो फॉर। इट्स लाइक कि हम लोग क्लींस थ्योरम पढ़े थे। अच्छा, ये बहुत लंबा नहीं होगा, प्लीज़ डोंट स्किप दिस पार्ट। वो मुझे उस तरह कहना पड़ा है जैसे यूट्यूब में नहीं कहते आप ये ऐड स्किप करें या ना करें, या ये एक्जैक्टली लाइक दैट। तो हम लोगों के बेसिकली प्रूफ में 3 पार्ट्स थे। क्लीन ने एक थ्योरम प्रपोज किया और उसने कहा कि अगर कोई भी चीज़ एक तरीके से डिफ़ाइन की जा सकती है, बेसिकली वी ही सेड दैट वी हैव 3 ways ऑफ डिफाइनिंग अ लैंग्वेज। नंबर 1 इज़ 3 ways. Number 1 is finite automata, number 2 is transition graph, and number 3 is regular expression. And he said that if we have these 3 ways by which we can define the language, but basically we have other ways as well. As we studied earlier, before regular expression, we studied the recursive definition and we studied the descriptive method. These are also the ways to define a language, but right now we're talking about these main 3 ways, which are actually the crux of your automata theory. So he simply said that if a language can be defined by one of the ways, it can be defined by all of the ways. I mean, if it can be defined by FA, then it can be defined by TJ. If it can be defined by TJ, then also by RE, and if by RE, then also by FA. मतलब A is equals to B and B is equals to C, and all 3 are interchangeable. So ये basically आपके जो 3 parts है ना, अब आपने ये गलती नहीं करनी इन केस आपके पास फॉर्मली डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज़ क्लीन्स थ्योरम। तो आपने क्लीन्स थ्योरम में, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें हैं, जब मैं पूरा चैप्टर आपको करवा रही हूँ, तो वी आर अगेन एंड अगेन फोकसिंग ऑन द वन थिंग दैट लेट्स चेंज दिस इनटू दिस, एफ ए इंटू टी जे इंटू आर ई एंड आर ई इंटू एफ ए। यही हम सब कर रहे हैं ना। तो आपको लगे कि हम तो सारा कुछ कन्वर्जन पे पढ़ रहे हैं, हम कन्वर्जन पे पढ़ रहे हैं, लेकिन थ्योरम की स्टेटमेंट्स कन्वर्जन वाली नहीं हैं, दे आर डिफरेंट। सो आप कन्वर्जन को थ्योरम की स्टेटमेंट्स के साथ काइंडली मिक्स नहीं करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट्स ये हैं, जैसे कि ये हम जो पहले वाला पार्ट पढ़ते हैं, दिस वन, इट सिंपली स्टेट्स कि अगर कोई चीज़ फाइनाइट ऑटोमेटा से डिफ़ाइन हो सकती है तो वो ट्रांजिशन ग्राफ से भी डिफ़ाइन हो सकती है। तो हमने कहा कि अगर ये आपस में डिफ़ाइन हो सकती हैं तो ये इंटरचेंजेबल है, तो हमने एफ ए टू टी जे किया। लेकिन हम क्योंकि पहले इस बात को स्टडी कर चुके हैं कि एवरी एफ ए इज़ अ ट्रांजिशन ग्राफ, बट एवरी ट्रांजिशन ग्राफ इज़ नॉट अ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो कंसीडरिंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें पता है कि ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, इस पर हमने ज़्यादा फोकस बिल्कुल भी नहीं किया। देन द पार्ट 2 वाज इफ समथिंग इज़ डिफाइंड बाय ट्रांजिशन ग्राफ, they are also defined by regular expression, and then we said that all right, then these two are interchangeable. Now the converse is also possible, but it's very easy that if our regular expression can be a transition graph. Then the third part was every regular expression like can be a finite automata. Yes, it can be, it's very easy, but that is the most trickier part of your theorem. So these were actually the parts, and right now we saw that after reading these parts हमारे पास जो मेन चीज़ आई वो ये थी कि हम जब थर्ड पार्ट पे पहुँचे तो वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा मसाइल वाला पार्ट हो गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे थर्ड पार्ट में किस किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जब हम अपने पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं तो उसमें फिर हमने मज़ीद चीज़ें देख ली, एंड देन वी हैव 4 रूल्स। जो रूल नंबर 1 था वो तो बड़ा आसान था, मैंने आपको उस टाइम एक्सप्लेन कर दिया था। रूल नंबर 2 जो था वो यू कैन नॉट से कि इट वाज ट्रिकी, बट लेट्स से इवन यू थिंक इट वाज ट्रिकी, तो एटलीस्ट उसमें ये था कि हम लोग लैंग्वेजेस की यूनियन कर रहे थे। इस पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता चले। रूल नंबर 2 में हमने ये कहा था कि हम लेट्स से वी हैव एन FA1, तो हम उस एक FA2 उसमें ऐड कर रहे हैं, यानी हम लोग बेसिकली इसकी यूनियन कर रहे होते थे। ठीक है, तो जब हम इसकी यूनियन करते थे तो यूनियन में बेसिकली हमारे पास और ऑपरेशन लगता था कि जब हमारे पास जो नई डायग्राम बनती थी वो FA1 को भी एक्सेप्ट करती थी, यानी FA1 का है रेगुलर एक्सप्रेशन 1 और इसका है रेगुलर एक्सप्रेशन 2। तो रेगुलर एक्सप्रेशन 1 से जो वर्ड्स बन रहे हैं वो उसको भी एक्सेप्ट कर रही है, और रेगुलर एक्सप्रेशन 2 से जो वर्ड्स बने वो उसको भी एक्सेप्ट कर रही है। सो दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
तो वो और वाला सीन आ रहा था। लेकिन अब हम रूल नंबर 3 पे जंप करेंगे। रूल नंबर 3 जो है वो कुछ डिफरेंट सा सजेस्ट करता है हमें। तो रूल नंबर 3 सिंपली सजेस्ट दैट हम यहाँ पे कंकैटिनेशन करवा रहे हैं। यहाँ यानी हम यहाँ कह रहे हैं कि FA1 इंटू FA2 हम बना रहे हैं, यानी इस चीज़ को हम अब डील कर रहे हैं, जिससे इसको अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 इज़ अगेन इजी थिंग। चलें वो जब हम रूल नंबर 4 पे आएंगे तो उसको हम उस टाइम देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने इसको डिस्कस किया तो दैट वुड बिकम लेंथी वन। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास रूल नंबर 3 में है क्या। सो रूल नंबर 3 में हमने बड़ी बेसिक सी बात पढ़ी और वो हमने कहा कि हम क्या करवा रहे हैं, कॉन्कैटिनेशन करवा रहे हैं। Concatenation, that's it. I hope the spellings are correct. So when we say the term concatenation, so you simply come up with the idea which you have studied in your programming languages or overall as it is, जिसका मतलब ये है कि let's say कि मेरे पास कोई string है, let's say string 1 है मेरे पास XYZ, और मेरे पास कोई string है string 2, let's say that is ABC. So if I concatenate both strings like that, इसका मतलब ये है कि मैं पहले लिखूंगी XYZ और फिर मैं लिखूंगी ABC, तो ये मैंने दोनों strings की concatenation करवा दी। अब हम एक दफ़ा रूल पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास रूल है, इट्स रिटन दैट इफ़ देयर इज़ एन FA दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज डिफाइंड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन R1 एंड देयर इज़ एन FA दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज डिफाइंड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन R2, देन देयर इज़ एन FA3 दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज डिफाइंड बाय कंकैटिनेशन R1 एंड R2, द प्रोडक्ट लैंग्वेज। राइट, अब ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हम कंकैटिनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर आगे उसने कहा है द प्रोडक्ट लैंग्वेज, यानी उसकी लैंग्वेज की प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आ जाती है जी प्रॉब्लम जो आपने समझनी है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपने कंकैटिनेशन या प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझना है, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि बेस्ट वर्ड इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए, आप लोग अभी देख रहे हैं जब हम लोग ने ये स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था, हाँ जी, जब हमने सेट्स वाला चैप्टर लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था और मैं आपको बताया था कि ये चीज़ें बहुत आसान है, तो उसमें हमने ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, यूनियन और सेट्स की यूनियन और सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और उस टाइम कुछ बच्चों ने कहा था कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आता, और वो जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हम उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट की अभी बात करेंगे। तो शॉर्टली हम यहाँ पे शॉर्टली देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इट्स जस्ट अ 2 मिनट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देखें कि क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे ही है कि लेट्स से कि मेरे पास सेट 1 है 1, 2 एंड 3, और मेरे पास कोई सेट 2 है एंड इट सेट 2 इज AB. That's it. So if I am taking Cartesian product, it means that I am taking set 1 and I am having a product of it with set 2. As because they are sets, तो इनकी प्रोडक्ट वैसे नहीं हो सकती जैसे आप मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट लेते हैं कि भाई 1 को 2 से ज़रब दे दी, 3 से दे दी, 4 से दे दी और आंसर लिख दिया। बट रादर द प्रोडक्ट वुड बी लाइक 1A 1B. Like we just pick the first term and write it down with the 2 terms. Then we pick the second term and write it down. How will we do that? The second term and we write it down. And then we pick the third term. Let's say मैं इसे नीचे लिखती हूँ. And we have 3A and 3B. Right? So this is how I did it. Or if you don't understand it, I do it again by using, you just say that कि मैं क्या करती हूँ 1A, right? फिर मैं लिखती हूँ 1 and I have B, and similarly I write 2A and then I have 2B and then I have 3A and finally I have 3B. So here you can see कि मेरे पास ये 6 जो हैं वो वर्ड्स बन गए हैं एंड इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो द ब्लू वंस आर ऑफ द सेट 1 एंड द येलो वंस आर ऑफ द सेट 2. सो नाउ यू कैन सी दैट आई हैव टेकन केयर ऑफ द अरेंजमेंट वेरी वेल. अरेंजमेंट बहुत मैटर कर रही है.
The same way, if I have a Cartesian product S2 into S1, so now you can see, now the things will be changed. Now I will have A1, then I will have A2, then I will have A3, right? और उसके बाद मेरे पास क्या होगा, B1, 2 and 3. Now this is how my things will work. ये इस तरह आपके पास बन जाएंगी. तो आप देख सकते हैं कि इट्स नाउ डिफरेंट. नाउ इफ जब अब आपके पास येलो सेट पहले है और ब्लू सेट बाद में है, तो आपकी सारी की सारी टर्म्स भी चेंज हैं. यहाँ आपके पास ब्लू सेट पहले था और येलो सेट बाद में था, तो आपकी अरेंजमेंट उसी तरह चल रही थी, right? So this is something I want you to understand, that it is a Cartesian product, and in Cartesian product we have ordered pairs. So why we have ordered pairs? Because every this certain pair, this pair is entirely ordered. It has the element of first set and then element of second set. So you can see that they are entirely ordered. तो इसलिए इनको ordered pairs कहते हैं. ये तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये proper एक बेस है. जब तक आपको ये बेस समझ नहीं आती ना, तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आती. अब आपको ये लगता होगा कि मैं आप लोगों को बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाती हूँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों में लैक करती हैं. यही बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत से स्टूडेंट्स में, आप में और बहुत से स्टूडेंट्स में, और आई वुड से 90% स्टूडेंट्स में लैक करती हैं. यही बेसिक चीज़ें थी जो हम में भी कम थी. जब हमने स्टडी की तब उस टाइम कम थी, और तब भी मैं ये फील करती थी कि हमारे टीचर्स को बहुत डिटेल से चीज़ें बतानी चाहिए. आई डू रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टडिंग द मैथ्स, मैंने मैथ्स की चीज़ें, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था बिकॉज मुझे हमेशा से मैथ्स बहुत पसंद है, और इसीलिए मैं आपको भी ऑटोमेटा अच्छा पढ़ाती हूँ. आई फील लाइक, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि आप लोग मुझे कहते हैं तो मुझे पता है, बट आई ऑल्सो गेट द गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिपीटर्स एंड दे जस्ट टेल मी कि उन्होंने ऑटोमेटा अच्छा नहीं पढ़ा, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी सब्जेक्ट एंड एवरीवन इज़ नॉट प्रोफिशिएंट इन इट. So if someone has to be good at automata, they need to be good at maths, they need to be good at logic, plus they need to be good at making people understand. तो ये आपका काफ़ी एडवांस लेवल का कोर्स होता है. ये मास्टर्स लेवल का कोर्स है जो कि आपके बीएस लेवल में है. आई डोंट नो, जब मैंने बीएस किया था तो ये मेरे बीएस में नहीं था. आई मीन बीएस लेवल यानी बीएससी लेवल पे नहीं था, ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्स नहीं होता, ये थोड़ा हायर लेवल पे होता है. लेकिन हर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छा कर रही है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे. एंड I remember my brother was doing his MCS from another university, and he had this subject, and he asked me to make the assignments of this subject. और उस टाइम तक मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था. तो I remember he asked me to take some of the video lectures, और मैंने वो वीडियो लेक्चर्स लिए और मुझे कुछ भी समझ नहीं आई, and I just simply hated that subject. And he shared his book and his slides with me, and I just said that what the hell is written in the slides. और literally अभी भी मेरे पास slides हैं, मैंने देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये मुझसे slides बनवा लें. इतनी फजूल slides हैं वो. I must not say this, but they have made it look so difficult कि लगता है कि ये पता नहीं दुनिया की कौन सी चीज़ है. Why? Because they did not started it with the basics. They just came up with the idea of A and B and सब कुछ आसमान और हवाओं में जा रहे हैं. एंड आई नेवर फाउंड अ गुड लेक्चर ऑन यूट्यूब इवन एट दैट टाइम. मे बी अभी कुछ ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स हों भी आपको मिल जाएं. सो आई रियली फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, एंड आई थॉट दैट दिस इज़ नॉट द वे वन शुड टीच द स्टूडेंट्स. वी मस्ट मेक थिंग्स ईजी फॉर स्टूडेंट्स. I think being a teacher, this is my first responsibility to make everything easy for you to understand. I remember one of my professor, and he used to teach us maths. Yeah, I just again giving the example of maths because I like maths, but I like all the other subjects as well. And I just remember that he was so good at teaching, that when he used to tell us things, we used to feel like that this is the
easiest subject of our semester, the easiest subject. Everything seems so good and so easy. And yes, when we used to practice after like weeks, अगर हम बीच में टाइम डाल के प्रैक्टिस करते थे तो हमें वही चीज़ें समझ नहीं आती थी. एंड वी यूज्ड टू थिंक कि जब सर करवा रहे थे तो बड़ा आसान लगता था. वो एक कीन इंटरेस्ट के साथ हम उनको सुनते थे. एंड आई रियली लाइक्ड हिज वे ऑफ टीचिंग, ऑफ मेकिंग थिंग ईजी, ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस. लेकिन बिकॉज एज इन हमें सेमेस्टर्स में हर टीचर बहुत थोड़े टाइम के लिए पढ़ाता है, सो वी नेवर गेट लकी इनफ टू गेट द गुड टीचर्स ऑल द टाइम. सो I would say that 1% good teachers and 99% bad teachers. So what I learned from good and bad teachers is that I would be that 1%, not the 99%. At least I would try to be the 1%. And this is the personal satisfaction you get. Yes, I know I have 150 students, not all of them like me. Like I have 150 plus students right now in this semester, and who are studying the automata from me. So I cannot be the good one in all one's eyes, but at least I can try to be the good one. So for that purpose, I always thought that we must start from the basics. So what we lack was the basics. What you lack is basics. मैं इंटायरली आपको बता सकती हूँ कि आपको बहुत कम सब्जेक्ट्स की बेसिक्स आती होंगी. आप चाहे वो कंप्यूटर उठा लें, आप डिस्क्रीट मैथ्स, एनी सब्जेक्ट यू पिक अप, देयर वुड बी हार्डली 1 or 2 सब्जेक्ट्स जिनकी आपको कोर से बेसिक्स आती होगी. एंड दैट्स वाई यू कैन नॉट बी द मास्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट. यू जस्ट हैविंग डिग्रीज, इट्स नथिंग. द बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज मिसिंग. It's missing in you, and you are going to be the teachers. And then this basic knowledge will be missing in the teachers. And then again, वो उसी तरह चीज़ें डिलीवर करेंगे. मेरे अंदर भी ये बेसिक नॉलेज कम था, लेकिन मैंने अपने इंटरेस्ट से इस चीज़ को सीखा. मैंने इन किताबों को पढ़ा. मैंने ऑटोमेटा की आपकी ये जो बुक है इसको इतनी डिटेल से पढ़ा, 1-2 और किताबों को पढ़ा. और इतना अच्छा अपने सेमेस्टर में नहीं पढ़ा होगा जितना अच्छा इस तरह पढ़ा, ताकि मुझे चीज़ों की बेस समझ आए. और जब तक आपको चीज़ों की बेस समझ नहीं आएगी ना, आपको नॉलेज बहुत शैलो बेसिस पे होता है. जैसे आपको 1 से 10 तक काउंटिंग लिखने में कभी कोई मसला नहीं होगा ना, तो आपको सब्जेक्ट्स भी ऐसे आने चाहिए. आपको उनकी बेसिस इतनी अच्छी समझ आनी चाहिए कि यू फील लाइक कि दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग यू कैन एवर लर्न. सो दैट इज़ वाई आई रियली फोकस ऑन द बेसिक्स ऑफ द थिंग्स. सो यहाँ पे हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख लिया. अब यहाँ पे जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख लिया तो हम कॉन्कैटिनेशन के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे. अब होगा क्या, हमें यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि यू हैव सिंपली 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस, लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन 1 एंड रेगुलर एक्सप्रेशन 2, एंड both regular expressions are having certain diagrams, FA1 and FA2. And when both have some FAs, it simply means that both of them make some languages which are being accepted by these two languages, these two machines. So कोई language है जो इसमें रन होती है और सही तरह चलती है, या आप ये कह लें कि R2 कोई एक लैंग्वेज है जो बनाता है, और that is L2. सो अब वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द लैंग्वेज. जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन या फाइनाइट ऑटोमेटा की प्रोडक्ट की बात करें तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि भाई ये क्या बात हुई, प्रोडक्ट कहाँ से आ गई. लेकिन अगर आप लैंग्वेज की बात करें और लैंग्वेज की आप बेस में जाएं और आपको पता चले कि लैंग्वेज तो असल में सेट्स होते हैं, तो जब कोई चीज़ असल में सेट्स होते हैं तो उन सेट्स की तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकती है ना, कॉन्कैटिनेशन हो सकती है. असल में कॉन्कैटिनेशन का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हम बात करते हैं लैंग्वेज की, राइट. यानी हम लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स को हम कॉन्कैटिनेट करवाते हैं. अब लेट्स से कि मैं यहीं पे आपको कहती हूँ कि आपके पास बड़ी आसान सी चीज़ है कि आप कहते हैं कि जी ये कोई एक अदद थी मेरे पास लैंग्वेज जिसमें है A और AA, लेट्स से ये 2 वर्ड्स, राइट. और कोई लैंग्वेज है लैंग्वेज 2 और उसमें आपके पास वर्ड है B और BB.
ईजीएस्ट वन। तो अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्ट लैंग्वेज क्या होगी, प्रोडक्ट लैंग्वेज, तो प्रोडक्ट लैंग्वेज मेरे पास दो हो सकती हैं। ये दो मेरे पास प्रोडक्ट लैंग्वेजेस हो सकती हैं क्योंकि इनकी अरेंजमेंट मैटर करती है। तो अब अगर मैं प्रोडक्ट लैंग्वेज 1 बनाऊं तो उसमें मेरे पास बनेगी, यानी पहले मैं, आप देखें इसको मैं ब्लू से अंडरलाइन करती हूँ, तो पहले मैं इसकी टर्म लिखूंगी ए, उसके साथ लिखूंगी पहले बी, फिर लिखूंगी ए और लिखूंगी डबल बी, फिर लिखूंगी डबल ए बी और फिर लिखूंगी डबल ए और डबल बी। एम आई राइट? यानी मैंने क्या किया, ये पहले ब्लू वाली टर्म, फिर ब्लू वाली टर्म, और लेट्स से कि ये येलो है तो ये येलो वाली टर्म्स हमेशा मैंने बाद में लिख दी हैं। अब अगर यहीं पे, सॉरी, मैं यहीं पे दूसरे वाले की करवाऊँ कनकैटिनेशन, तो मेरे पास किस तरह होगी, मेरे पास इसकी कनकैटिनेशन कुछ इस तरह होगी कि मैं लिखूँगी बी और ए और फिर बी और फिर ए और फिर बी ए और फिर बी और ए। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास येलो वाली टर्म्स जो हैं वो पहले आ रही हैं और ब्लू वाली टर्म्स जो हैं वो बाद में आ रही हैं। सो दिस इज़ द कंकैटिनेशन ऑफ द लैंग्वेजेस, राइट? सो इफ़ राइट नाउ आई से कि मेरे पास ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या था, तो मैं कह सकती हूँ कि शायद इसका रेगुलर एक्सप्रेशन था, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, मैंने इतनी सिंपल लैंग्वेज ले ली है। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है ये, ठीक है, ओह सॉरी, ये कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, सॉरी व्हाट्स हैपनिंग, ओके, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है ये, और नीचे वाले का रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है बी प्लस बी, यानी या आप बी लिख सकते हैं या बी ले सकते हैं, तो दो वर्ड्स बन गए। तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया R1 और ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन R2। सो अब ये दोनों मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस हो गए और ये लैंग्वेजेस हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इनकी बात करूं, मैंने लैंग्वेजेस की मल्टीप्लिकेशन करवा दी, तो बेसिकली मैंने क्या करवाया है कि मैंने रेगुलर एक्सप्रेशंस को कनकैटिनेट करवाया, R1 R2। सो बेसिकली R1 R2 ने क्या किया है कि हमारे L1 और L2 की कनकैटिनेशन करवा दी है। तो यानी उन दोनों लैंग्वेज की हमने प्रोडक्ट ले ली है या कनकैटिनेट कर दिया है, एक का वर्ड दूसरे के साथ जोड़ दिया है, joining the words, joining the strings in proper order. That's very important, right? You need to understand this thing कि हमने क्या किया है, joining the strings in proper order। देखिए ये जो होता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, in proper ऑर्डर। ये हमने जनाब मेन काम किया है कि हमने, हाँ आप इसे कंबाइनिंग भी कह सकते हैं, मैंने जॉइनिंग लिखा है, सो यू कैन ऑल्सो से द कंबाइनिंग द टर्म्स और कंबाइनिंग द स्ट्रिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर। सो दैट इज़ व्हाट वी डिड राइट हियर। सो अगर यहीं पे मैं लिखती कि मैंने R2 और R1 को कंबाइन करवाया है, तो फिर बेसिकली ये L2 इंटू L1 होता। सो दीज टू आर नॉट सेम, they are different. So it's not a mathematical product of languages, because in mathematical product, if you talk about the mathematics, so आपको ये याद रखना चाहिए कि जब हम mathematics की बात करते हैं तो mathematics में आपके पास जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, it's all same, right? It's all same. But it's not same. This is just maths. But it's not same in automata. ठीक है, ये maths है, maths में ऐसा होता है लेकिन ऑटोमेटा में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ये बात आपको अभी तो लगेगा कि मैम ये तो बहुत आसान बात है, आपने इतनी देर लगाई है ये बात समझाने में, लेकिन आप इन्हीं चीज़ों में गलतियां करते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इवन इन माय लाइव लेक्चर एंड इवन
जब मैं कुछ चीज़ें आपको, जब मैं लेक्चर्स देती थी तो आप लोगों को जो चीज़ें बहुत आसान लगती थी और आप लोग कमेंट्स में भी कहते थे यस मैम हमें समझ आ गई है मैम, बहुत अच्छा लेक्चर है मैम, ये हो गया वो हो गया, तबाही हो गई है, मतलब दुनिया फतह कर लिया हमने। लेकिन आपने उन्हीं चीज़ों में गलतियाँ की क्योंकि आपको लगा कि ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर आप लोग ए और बी के 5 वर्ड्स बनाने में गलती कर सकते हैं, जो कि कितनी आसान सी बात है, मैंने आपसे पेपर डिस्कस किया था। सो जस्ट इमेजिन कि इन चीज़ों में आप कितनी गलतियां कर सकते हैं। एंड आप क्यों इन चीज़ों में गलतियां करते हैं? द रीज़न इज़ आपकी अटेंशन नहीं होती। आप कहते हैं जी हम तो बड़े ही बोर हो रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सुन के। जी आप लोग बोर हो रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सुन के, तो मुझे एक बात बताएं कि आप तो सुन रहे हैं, तो आप बोर हो रहे हैं, और आप मेरे हालात देखें कि आप मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं बार बार आप लोगों को क्या उसे कहते हैं, जैसे मुखातिब करके बातें करती हूँ। लाइक एनीवन कैन बी थिंकिंग दैट आई हैव लॉस्ट माई माइंड बिकॉज देयर इज नो वन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बट स्टिल आई एम सेइंग लाइक कि आप ये और आप वो और फलाना फलाना। So things are difficult on both sides. If it's difficult on your side, it's also difficult on our sides. A teacher always teaches good when they get response. It's very important. So when we are like sitting, I'm just recording the thing. I don't know जब आप सुन रहे हैं तो आप उतने गौर से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, what's going on your mind. Sometimes you're feeling like the ma'am is talking so much and she's just going out of the way. So yes, even when we have our lectures in live, in face-to-face thing, we talk about a lot of things, not always about the subject. So, and I think it's very important. I think that being a teacher, my all responsibility is not only to teach you automata, but also to motivate you and to teach you a lot of other things as well, which are really very important than passing the subject. So you can pass the subject if you have the basic traits, I would say, and you all lack in the basic traits a lot. So yes, if you get boring, just do remember that we also get boring. And when you give me the response, I just simply say कि ओ ये बात मैंने कहाँ कही थी, और फिर वो मैं वहाँ जाके सुनती हूँ कि अच्छा यहाँ पे मैं क्या कह रही थी जो ये बच्चे मुझे ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं. So it just goes like that. So things become difficult on each side. So अगर आप थोड़े से बोर हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, it's all right. Even students get bored in the real life lectures. I do remember that we used to have memes of that कि भाई हम सो रहे हैं लेक्चर्स के दौरान और ये हो रहा है और वो हो रहा है. सो जिसने बोर होना है वो तो फेस टू फेस टीचर के भी लेक्चर में बोर ही होगा, क्योंकि कोई हम सर्कस के करतब तो नहीं दिखा रहे थे, मुंह से आग तो नहीं निकालनी मैंने जब मैं आपके सामने लाइव होंगी, या तलवारें नहीं निकालनी होंगी, तो कर दो वही कुछ रही होंगी, वो उसी तरह पढ़ा रही होंगी जिस तरह मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ. तो इट्स जस्ट गोज लाइक दैट. अब हम इसको आगे से देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं हमारे पास. अब आसान बातें तो सारी हो गई, लैंग्वेज का भी पता चल गया और R1 और R2 का भी पता चल गया. अब बात आती है जी FA की. ये नहीं, अब हमारे पास जी FA बन गया. अब हमने इस FA के बारे में बात करनी कि हम इसे कैसे ज्वाइन करेंगे. चलिए हमने यूनियन तो करवा ली, अब हम यूनियन नहीं करवा रहे. अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझना है वो ये है कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ ऑर्डर, ये ऑर्डर जज वाला ऑर्डर नहीं, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द टर्म्स यानी अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है. अब जब अरेंजमेंट मैटर कर रही है, मुझे ज़रा इसे मैक्सिमाइज करने दें. आई एम होपफुली लुकिंग फॉर सम ग्राफिक टेबलेट, जो कि फिर मैं आप लोगों को ये काम ज़्यादा आसानी से करवाऊँगी. अभी भी करवाने की कोशिश तो मैं करती हूँ आसानी से, लेकिन आई वुड बी डूइंग इवन विद मोर ईज. अच्छा, तो आपके बाकी टीचर्स जो इस तरह को कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो आपको किस तरह करवाते हैं? आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जैसे मैथ्स हो गया या इस तरह की चीज़ें होंगी, सो विच सॉफ्टवेयर्स दे आर यूजिंग, और इफ़ यू आर जस्ट स्टडिंग ऑन द स्लाइड्स, मतलब आप लोग इंटरेक्टिव स्टडी करते हैं या स्लाइड्स वाली स्टडीज़ करते हैं ज़्यादातर? जस्ट लेट मी नो दैट. अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि किस तरह की स्टडी हो रही है आप लोगों की, एंड यू आर सेटिस्फाइड और नॉट. डोंट वरी, आई वोंट शेयर इट विद एनीवन. आई डोंट नो इवन हु इज़ टीचिंग यू द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स. अच्छा, यहाँ पे एक ज़रा चीज़ देखिए. लेट्स से कि
पीछे से एग्जाम्पल उठा लेते हैं, मुझे देखने दें क्या है। अब हमारे पास है, लेट्स से कि ये जी स्ट्रिंग है BBAA, लेट्स से दिस इज अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है जी BBAA। अब जी आप सोचें कि ये कोई इनपुट है और इसने टिक टिक करके किसी मशीन में जाना है, ठीक है, और वो मशीन है जी FA। अब FA क्या करेगा, पहले सबसे क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले मशीन का कर्सर आएगा यहाँ पे और इसको रीड करेगा, फिर यहाँ आएगा, अगर एक्सेप्टेड हुआ तो आगे मूव करेगा, फिर जी ये आगे मूव करेगा और फिर इस तरह आगे मूव करेगा। अब यानी उसने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मूव करना है, ऐसे ही मूव करना ना, ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। अब अगर उसने स्टेप बाय स्टेप मूव करना है तो हमें तो एक बात पता है, ये चीज़ें जो हैं ये आपकी R2 से बिलोंग कर रही हैं और ये R1 से बिलोंग कर रही हैं, ऐसा ही है ना, मैंने एग्जाम्पल ये वाली पिक की है, R2 से बिलोंग कर रही है, इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है ये FA2 से बिलोंग कर रही है, इसने FA2 में जाना है, यानी FA2 इसको, और ये FA1 में जा रही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि और वाला कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, ये नहीं है कि ये FA1 से भी एक्सेप्ट हो जाएगा और FA2 से भी एक्सेप्ट हो जाएगा। बेसिक यहाँ पे समझे, जब हमने FA1 प्लस FA2 की बात की थी तो अगर FA1 का कुछ आता है तो भी फाइनल पे पहुंच के एक्सेप्ट हो जाएगा, FA2 का कुछ आता है तो फाइनल पे पहुंच के एक्सेप्ट हो जाएगा। अब वो बात नहीं रही, अब हम बात कर रहे हैं दोनों के जॉइंट वर्ड्स की। अब जो भी वर्ड होगा वो उस प्रॉपर अरेंजमेंट में चल रहा होगा और वो उसी के मुताबिक एक्सेप्ट होगा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई एक अदद ये मशीन है FA2 या FA1, ठीक है, और एक अदद मेरे पास कोई और मशीन है, मुझे यहाँ से देखने दे ज़रा, मैंने पहली वाली को ब्लू और दूसरी वाली को येलो किया था, तभी मैंने येलो और ब्लू को जोड़ना है, ठीक है, तो ये मैंने गलत कर दी। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ कि मैं FA1 को येलो कर दूँ, जस्ट, ओहो पीछे मैंने ब्लू किया था, चलें अभी इस छोटी सी गलती को मेरी माफ़ कर दें। और यहाँ पे उसके साथ ऐसे जुड़ी हुई दूसरी मशीन है, यानी साथ साथ रखी हुई है, तो ये आपके जो वर्ड्स हैं उनकी ट्रेन आ रही है और वो पहले इधर B जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है और फिर चलते चलते A एक्सेप्ट हो रहा है और फाइनली जी यहाँ पे आप कहते हैं कि वाओ कंग्रेचुलेशंस, हम लोग एक्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है जी, एक्सेप्टेंस वाली स्टेज ये आ गई है। तो कुछ इस तरह आपकी चीज़ें चलेंगी यूं करके बड़े प्रॉपर ऑर्डर में। और लेट्स से कि मैं अगर कोई और वर्ड ले लेती, लेट्स से कि अगर मेरे पास वर्ड होता जी, मेरे पास वर्ड होता AAB होता, तो मैं कहती कि जी AA है तो पहले हम येलो वाली मशीन बनाएंगे, ठीक है जी, और उसके बाद हम ब्लू वाली मशीन बनाएंगे और हमारे पास कुछ इस तरह वर्ड चलेगा कि पहले AA आया और फिर B आया और ये यूं करके आपकी मशीन चली और यहाँ पे आके एक्सेप्ट हो गए। तो इसका मतलब आप एक, आई होप कि मैं आपको सामने से अपने हाथों के इशारा करके समझा सकती कि कैसे करते हैं। इट्स सिंपली लाइक अ पजल के जिसमें आपके वो इस तरह करके बनी होती है ना जगह और फिर वो दूसरे में इस तरह बनी होती है और फिर आप उसको जोड़ रहे होते हैं, यानी कि आप उसको ज्वाइन कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ वो बच्चों की जिस तरह पजल्स होती हैं, ये उस तरह की पजल है जिसका एक किनारा दूसरे में आप जोड़ देते हैं एंड यू सिंपली गेट अ फुल पिक्चर। सो इट्स सिंपली आप ये समझ लें कि ट्रेन के दो डब्बे, यस बॉक्सेस, हाँ, तो वो उनकी हुक्स होती हैं, तो वो एक की एंडिंग हुक आप दूसरे की स्टार्टिंग हुक में डाल देते हैं, तो वो इट जस्ट गोज ऑन कंबाइनिंग एंड यू मेक समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस थिंग, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। अब हम जरा देखते हैं यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। ये तभी देख सकते हैं आप अगर मेरा PDF ओपन हो गया, जी हो गया ओपन। अच्छा यहाँ पे देखें, मैंने कहा ये जी कोई एक मशीन है जो कि ऑड नंबर ऑफ एज को एक्सेप्ट कर दिया। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन, अच्छा मैं आपको एक टिप दूंगी, लिटिल टिप फॉर यू ऑल गाइस। अच्छा मैंने आप लोगों को टिप से पहले याद आ गया एक बात बताना, पिछली बार मैंने आप लोगों को जो बुक सेंड की थी, एडिटेड वन थी, उसमें ये सब कुछ मैंने हाईलाइट किया हुआ था। वो इसलिए कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपको बहुत दफ़ा कहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जैसे हैं तो आप लोग बच्चे ही ना, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया उन्होंने, और मुझे पता है कि हाईलाइट भी नहीं करते होंगे, थोड़े से ही कोई करते होंगे, वही लाइक बच्चे जिन्होंने 35 नंबर लिए थे वही हाईलाइट करते होंगे, वो फिर 45 नंबर ले लेंगे और टॉप कर लेंगे।
और बाकी कहेंगे कि टीचर ये अच्छा नहीं पढ़ाती, ऑनलाइन में समझ नहीं आता, बोर हम बड़े ज़्यादा हो जाते हैं, नींद आ जाती है, हमें टाइम नहीं मैनेज होता हमसे। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है, मुझे पता है। तो बराए मेहरबानी कर लिया करें हाईलाइट, मेहरबानी होगी आपकी, बार बार आपको मैं कहती हूँ। अच्छा जी, ये मशीन है। हाँ, टिप ये थी कि ये जो मशीन्स आती है ना सारी की सारी, ज़रा इस पे ज़ोर, जहन पे ज़ोर दिया करें, उन्हें समझने की कोशिश किया करें। वैसे तो बड़ी आसान है, लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही। लेट से उन्होंने कहा ये एक मशीन है जो कि और नंबर ऑफ एज को एक्सेप्ट कर रही है। ये एक मशीन है जो कि ए को और बी को एक्सेप्ट करती है, और फिर ए आता है और बी आता है, और फिर मतलब जो भी है ये एक्सेप्ट करी। अब हमें कहा जा रहा है कि एक ये एफ ए है और एक ये एफ ए है, ज्वाइन देम। तो हम क्या करते हैं कि हमने ये देखना है कि हमारी FA1 पहले आ रही है या FA2 पहले आ रही है। तो वो जिस भी अरेंजमेंट से कह रहे हैं, लेट से वो ऐसे कहते हैं कि आप FA1 में FA2 को ऐड करना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत इलिस्ट्रेशन यहाँ पे इन्होंने की हुई है कि अब आप ये कह रहे हैं कि यह आपकी एक मशीन है, या आपकी दूसरी मशीन है, और आपने FA3 बनाना है। तो आप क्या करेंगे कि इसकी एंडिंग पॉइंट को इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। जब आप उसको ज्वाइन कर देंगे, सो यू विल सिंपली हैव अ बेटर मशीन जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी और आखिरकार आपकी एंड तक जाएगी। यानी अब अगर आपके पास कोई चीज़ आती है तो वो कुछ इस तरह करके आपकी जो भी मशीन होगी, वो वर्ड्स होंगे, वो स्ट्रिंग इस तरह यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरह करके इस जगह पे एंड हो जाएगी। दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। सो दिस इज़ समथिंग दे जस्ट वांट यू टू टेल कि आप इनको ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है कि वो इस ज्वाइनिंग में बड़े मसाइल बताते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इतनी डिटेल में जाएं, क्योंकि आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी जिन डिटेल्स में इन्होंने आपसे बात की है। सो आई वुड सिंपली सजेस्ट यू कि आप इस बात को सिर्फ समझ लें कि अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ तो ये आपकी मशीन क्या बनेगी कि इस और इस स्टेट को मैं कंबाइन कर दूँगी, राइट। तो आपकी ये एंडिंग स्टेट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास हमेशा कंकैटिनेशन ही आ रही है, सॉरी। तो ये एंडिंग स्टेट ख़त्म हो जाएगी और ये स्टार्टिंग स्टेट भी ख़त्म हो जाएगी, फिर यही स्टार्ट और यही एंड स्टेट रहेगी, और ये जो दरमियान वाली चीज़ है ये ज्वाइन हो जाएगी। एक चीज़ जो आपने इसमें ख्याल रखना है वो ये है कि यहाँ सिर्फ बी लूप बैक हो रहा है, यहाँ ए बी दोनों लूप बैक हो रहा है, तो आपने ए बी दोनों को ही लूप बैक करवाना है जस्ट टू save yourself from inconvenience. Rather you can study this, but that goes on becoming so much complicated. अगर आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो इसको बेशक स्टडी ना करें। The only reason is कि these are little complicated things, और मैं नहीं चाहती कि अब हम इस complication में और ज़्यादा टाइम ज़ाया करें। टाइम ज़ाया करने की बात नहीं है, मुझे बस ये लग रहा है कि ये जो हमारा क्लीन वाला चैप्टर है ना, इट्स गेटिंग वे टू लॉन्ग, सो आई डोंट वांट इट टू गो लॉन्ग। ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ बताया हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी गुड। I mean important in a sense कि everything is important in your subject, but the only reason is that when we go to the exercise and we go into the practical examples, तो हमें इतना ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता जितने मसाइल की इन्होंने बात की हुई है। सो दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल एंड यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। और मैं इसको आपको डिटेल से कोई एग्जांपल नहीं करवा रही। बेसिकली जब भी इसमें मशीन्स आती हैं फ्रॉम क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो मशीन्स ज़रा थोड़ी आसान ही होती हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती, तो उनको कंबाइन करना इतना बड़ा इशू नहीं होता। वैसे कंबाइनिंग इशूज़ ज़्यादा पिछले वाले में है, यूनियन वाले में, इसमें ज़रा कंबाइनिंग इश्यूज कम है। और जो इशू इन्होंने एड्रेस किया हुआ है इस पूरी थ्योरी में, तो मुझे नहीं लगता कि वो इशू इतना ज़्यादा आता है हमारे पास। और वैसे भी अभी हमने आगे जंप ऑन करना है, तो फिर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी, स्पेशली ये और वाला इशू नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 4 है, उसको ज़रा आप देख लें। उसमें यह है कि इफ़ आर इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड FA1 इज़ अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट एग्जैक्टली द लैंग्वेज डिफाइंड बाय R, देन देयर इज़ एन FA called FA2 that will accept exactly the language defined by R static। बड़े मज़े की बात हो गई जी। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितने मज़े की बात होगी कि रूल नंबर 4 आ गए यहाँ पे हमारे पास। ये देखिए मैंने क्या किया, ये मैंने इसको अलहदा ही नहीं किया, चले है। रूल नंबर 4 आपका कुछ ये कहता है कि जी ये रूल नंबर 4 है आपका, एंड इट जस्ट सिंपली सेज
कि अगर 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 ये देखें, ये एक तो हर चीज़ मेरी ख़राब हो जाती है करवाते वक्त काम आपको। रूल नंबर 4 जी आपका स्टेट करता है कि अगर आर से बनती है एफ ए, तो एक आर स्टैरिक से एक और एफ ए भी बननी चाहिए और उसको लैंग्वेज एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये एफ ए 1 है तो ये एफ ए 2 है। यानी अगर आप, मतलब आसान सी चीज़ है, लेट्स से कि मैं आपको ये कहती हूँ कि मेरा जो रेगुलर एक्सप्रेशन था दैट सेज ए प्लस बी, सिंपली उसकी एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनती है ना, ए प्लस बी की फाइनाइट ऑटोमेटा। मैं कहती हूँ कि जी अगर मेरे पास आर स्टैरिक है, जिसका मतलब है ए प्लस बी होल स्टैरिक, तो जी इसकी भी फाइनाइट ऑटोमेटा बननी चाहिए। तो बन तो इसकी भी जाती है, देयर इज नो इश्यू इन इट, राइट। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड। अब आप इसे किसी भी तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन में ले लें, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या सोचते हैं, आपको लगता है कि जी चीज़ें तो बड़ी आसान है। किस तरह चीज़ें आसान है कि आप सोचते हैं कि लेट से हम कहते हैं कि जी ये आर है, जिसमें है था पहले ए था और फिर ए प्लस बी था, उसके ऊपर स्टार था और फिर बी था। तो आपने कहा कि जब आपने आर स्टैरिक करना है तो हम कहते हैं कि जी आर स्टैरिक है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, सबसे आसान काम दुनिया का, सारे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे उसी तरह बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है। ये किया और ये चीज़ इधर ब्रैकेट लगाई और इस पर स्टैरिक लगा दिया। ये तो हो गई बड़ी आसान बात, लेकिन आपको पता है इसने इसका पूरा मीनिंग चेंज कर दिया। अब आपके ए भी कितनी दफ़ा भी हो सकता है, एंड वाला बी भी इतनी दफ़ा हो सकता है, मतलब इंटायर मीनिंग इज चेंज्ड। So when entire meaning is changed, entire diagram is changed. It's not the same as for R, यानी FA1 और FA R को R स्टैरिक में चेंज करना तो बड़ी आसान बात है, लेकिन FA को R स्टैरिक वाली FA में चेंज करना आसान बात इस सेंस में नहीं है कि the meaning is not same now, right? मुश्किल नहीं है, काम वही है, आपने FA को पिक करना है और उसको चेंज कर देना है। यहाँ पे मैं आपको देख के बताती हूँ। let me show you, this is so stupid। ये मेरा लैपटॉप जो है ना स्विच बड़ा मुश्किल से कर रहा है आजकल। The language defined by R static must always contain the null word. To accept the null string, we must indicate that the start state is also final state, right? So there is a first problem right now. अब ये तो पहली बात हो गई। उसके बाद this could be an important change in the machine FA, since starting that returns to x1 might not have been accepted before, so they might not be in the language of the expression R. The building of our new machine must be done carefully. We shall, as in our other cases, first illustrate the algorithm for manufacturing this machine on a simple example, but we cannot use most of the examples we have seen recently because their clear is not different from themselves except for the possibility of the word this. This is just a curious incident of these examples and not usual for regular expression. अच्छा जी, ये अब आप सारी बातें पढ़ लीजिएगा और इसको देख भी लीजिएगा, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना आपने। सिंपल सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इट सिंपली गेट्स चेंज्ड, सो you simply read it out and you will just see कि आप एक थोड़ा सा आपके रेगुलर एक्सप्रेशन में आपकी एंड स्टेट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, और यही चीज़ है जो आप मेनली स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो वो थोड़ा लूप इन होना और लूप आउट होना चेंज हो जाता है। आप इस चीज़ को ना देखें, आप कंफ्यूज ना हो, आप आर को एक एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन डील करें और फिर आर स्टैरिक को एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन डील करें, just the separate ones, just not considering the rule. And when you simply consider them separately, you are simply able to make the finite automata, पहले रेगुलर एक्सप्रेशन का भी दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन का भी, एंड इट सीम्स वेरी इजी ट्रूली। तो उससे आपका जो है ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस कि मैं आपको ये डिटेल से समझाऊं कि ये मतलब ये उसी तरह जैसे मैंने आपको पहली दफ़ा बनाना सिखाया हो, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्योंकि हमने पिछले 3 रूल्स को इस तरीके से पढ़ा है कि हमारी उन्हीं मशीन्स को हमने अमेंड किया है, तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि आप उसी मशीन को अमेंड कर रहे हैं तो फिर तो आपको बड़े चेंजेस फील होंगे।
लेकिन अगर आप वैसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि ये पहले आर की एक मशीन थी और अब आर स्टेरिक की एक और मशीन है, जैसे कि दो न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन हैं, क्योंकि आपने किसी मशीन को कंबाइन नहीं करना बल्कि एक मशीन बनी हुई है और दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन की दूसरी मशीन बनानी है, तो दैट इज़ एन ईजी थिंग। सो ये करने के बाद हमारे पास ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। बेशक इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे तो मैं आपको कह देती हूँ इसको पढ़ लीजिएगा, मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ते, दिस इज़ समथिंग आई नो, दैट वुड बी बेटर इफ़ यू स्टडी इट एंड बट डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ग्राफ यूज एल्गोरिदम ऑफ दिस चैप्टर टू फाइंड एन इक्वल एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। चलें जी, इसका आपने रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, ये इन सब के, ये ज़रा अब आपने ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको असाइनमेंट देने लगी हूँ, कंसीडर द फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमेटन्स, और आपने क्या करना है, ये जी देखें माशाल्लाह आपके लिए तो अच्छा खासा काम आ गया। वाह, आई रियली लाइक all of the examples of this chapter. So yes, you have these 20 questions as your assignment. Congratulations. And please do not copy each other's assignment. Do your own assignment. And what I am going to do is कि मैं आपका लूँगी एक सेशन, और उस सेशन में I will pick the students, राइट, उसकी होगी अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस होगी, और उस सेशन में मैं स्टूडेंट को पिक करूँगी, और जिसको मैं पिक करूँगी वो मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके बताएगा कि उसने ये एग्जाम्पल कैसे की। तो आपने क्या करना है, नॉट एग्जाम्पल, उसने ये क्वेश्चन कैसे किया। अब आपने करना क्या है, ज़रा गौर से सुन लें। आपने इन असाइनमेंट इन क्वेश्चंस को 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद उनको स्कैन करना है ताकि आपकी वो पिक्चर्स आप उसे स्क्रीन शेयर करते हुए दिखा सके। तो अगर आप मुझे उस टाइम स्क्रीन शेयर करते हुए, मतलब इट्स लाइक अ लक, आप नहीं दिखा सकेंगे या दिखाएंगे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, तो आपके 0 मार्क्स लग जाएंगे। इट्स अ ग्रेडेड असाइनमेंट। और अब हो सकता है कि कुछ की बारी ना भी आए, लेकिन हु नोज कि किसकी बारी आए और किसकी ना आए। तो मेन थिंग इज कि नंबर 1 आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नंबर 2 आपने इनको नीटली सॉल्व करना है। बेशक तो ड्रॉ कर लें जिस तरह मैं ड्रॉ करती हूँ, और बेशक तो पेजेस पे करें और उनको स्कैन करके तो उसकी एक PDF कॉपी अपने पास रखें, ताकि जिस दिन मैं आपसे लूँ उस दिन मैं आपको नेक्स्ट वीक ही लूँगी ऑब्वियसली। और अगर आप जिस दिन मैं आप लोगों की ये क्लास सेशन लूँगी उस दिन भी आप अगर एब्सेंट होते हैं तो भी आपका 0 मार्क्स लगेंगे, आप चाहे आपने क्वेश्चंस किए हुए या नहीं किए हुए। ठीक हो गया। जिस दिन आप प्रेजेंट होंगे उस दिन, जिस दिन आपकी ये सेशन होगा, अगर उस दिन आप एब्सेंट होते हैं तो आपके 0 लगेंगे। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं अभी, या मुझे समझाएं कि आपने ये जो सब कुछ किया ये कैसे किया, तो भी आपके 0 मार्क्स लगेंगे अगर आप बताने में फेल हो जाते हैं। बाकी ये है कि मैं आप लोगों के असाइनमेंट्स देख लूँगी और उसके बाद ही मैं आप लोगों के असाइनमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट करूँगी। चलिए, मैं आपको बता दूंगी कि पहले करूँगी या बाद में करूँगी। तो हम नेक्स्ट वीक में कोई एक डे रख लेंगे जिस दिन आप लोगों ने मुझे ये सारा काम जो है वो चेक करवाना है। 1 बाय 1 मैं एक एक उसका कर लूँगी, एक एक सेक्शन का। ठीक है, तो फिर हमारा ये काम जो है वो हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग अपना अपना काम अब खुद करेंगे, और अपना अपना काम खुद करने के बाद अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये पूछ सकते हैं जिन्हें जनरल रूल्स कहते हैं। काइंडली मुझे ये मत कहिएगा कि मैम हमें क्वेश्चन सॉल्व करके बता दें, या इसका हल बता दें, या उसका हल बता दें, वो मैं नहीं बताने वाली। इट्स ऑल ऑन योर ओन नाउ एंड यू डू इट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस थिंग। थैंक यू सो मच।